दोस्तों, आज हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में समझेंगे कि आखिर इन विश्वविद्यालयों की स्थापना और वैश्विक लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व प्राचीन काल में भारत की विश्व गुरु की इच्छा को कैसे प्रदर्शित करता है। वर्तमान में जो बोस्टन जैसी यूनिवर्सिटी या अमेरिका के और वेस्टर्न कंट्री का जितने भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग सुनते हैं, उनसे कहीं बेहतर, उनसे कहीं लाख गुना बेहतर भारत का यूनिवर्सिटी तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय था। दुनिया में विख्यात था प्राचीन काल में, विदेश से, चाइना, जापान, तब वियतनाम, इंडोनेशिया आदि से तमाम प्रकार के छात्र और तमाम छात्र हमारे भारत में आते थे पढ़ने के लिए। कोई कोई विज्ञान की शिक्षा लेने आता था, तो कोई अर्थशास्त्र की शिक्षा लेने आता था, कोई खगोल का शिक्षा लेने आता था, कोई राजनीति का ज्ञान लेने आता था। तमाम प्रकार के ज्ञान का भंडार था हमारा देश। इसीलिए हम इतिहास में विश्व गुरु के नाम से जानते थे। इतिहास में हमको विश्व विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। लेकिन वर्तमान की ऐसी स्थिति है कि हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी आज आज टॉप 100 में भी नहीं है। विश्व का जो टॉप मोस्ट, अगर विश्व का हम टॉप अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और 100 की बात करते हैं, उसमें हमारा भी यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों हो गया और क्या कारण था कि नालंदा का विनाश हुआ, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय का विनाश हो गया और वर्तमान में भारत जो विश्व गुरु कहलाता था, आज विश्व में टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी उसका स्थान नहीं है। तमाम बातों को समझेंगे और देखेंगे कि बीपीएससी और बीपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अगर बीपीएससी का क्वेश्चन बनता है तो टीआरई 4.0 में क्वेश्चन क्या बनने की संभावना है, तमाम चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाओगे और वीडियो को लाइक करोगे, फिर जाकर आप लोगों को मेरा जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को जस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इतना काम आप कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, अब देखेंगे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। आखिर नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास क्या रहा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है, किसने की, और नालंदा विश्वविद्यालय भारत का एक स्वर्णिम युग कहा जाता है। नालंदा, ये नालंदा नालंदा कहाँ है? नालंदा बिहार में है। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। बिहार में बिहार में एक जिला है नालंदा। आज भी जिला का नाम है नालंदा। देखो, प्राचीन काल में ना, जो अभी जो हमारा जिला बटा हुआ है, जैसे जैसे जिला हो गया पटना, हो गया नालंदा, हो गया गया, हो गया। लेकिन प्राचीन काल में आज की जो लोकेशन जिला के हिसाब से देखें तो 2-3 जिला मिलकर उसमें कुछ भूभाग आपस में मिलकर एक एक जिला बना होता था। इस प्रकार इससे उस टाइम तो बात करते हैं तो जनपद था, महाजनपद था, बहुत विशाल साम्राज्य था। तो अभी के हिसाब से तुलना करना थोड़ा सा मंदबुद्धि वाली बात हो गई, लेकिन फिर भी हम उस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि भारत के बिहार का जो नालंदा है, नालंदा आज भी नालंदा है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी नालंदा के नाम से प्रसिद्ध थी। तो देखो, बात है गुप्त काल की। मैं आपको गुप्त काल पढ़ा चुका हूँ, अब आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में बता चुका हूँ, आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब मत बोलना कि सर आपने गुप्ता साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में नहीं बताया। मैं गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। सारे चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त से लेकर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, सबके बारे में बताया हूँ। लेकिन स्पेशली मैं आपको उस टाइम मैं जब क्लास ले रहा था बताया था, तो आपको बताया था कि कुमारगुप्त ने इसका स्थापना किया था। लेकिन इसकी अब थोड़ी विशेष बातों को समझेंगे और देखेंगे। देखो, 5वीं सदी में कुमारगुप्त, जो गुप्त वंश, तो कुमारगुप्त द्वारा स्थापित बिहार शरीफ के निकट क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय था उस टाइम। ठीक है, और यहाँ पे चीन, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कहाँ कहाँ से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। देखो, ज्ञान का केंद्र भारत था। यहाँ चीन, आज चीन जो विश्व में अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता है। अगर यूएसए के बाद कोई दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो तो चीन है। और चीन आने वाले समय में यूएसए को भी टक्कर देकर आगे निकल जाएगा, क्योंकि हर फील्ड में चीन यूएसए को टक्कर दे रहा है। और हर फील्ड में, वो इकोनॉमी का फील्ड हो या एडुकेशन का फील्ड हो या टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, हर फील्ड में चाइना, जापान से चीन जो यूएसए से आगे निकल रहा है। तो आने वाले समय में ज्ञान का फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, हर चीज़ में चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत आ गया है। आने वाले समय में यूएसए पीछे रह जाएगा, चाइना आगे निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, वो चाइना जो आज विश्व विख्यात है,
आज चाइना, आज विश्व में कौन 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 ऐसा राज्य है, कौन ऐसा देश है जो चाइना को नहीं जानता। और विश्व में अगर बात करें तो 80% ऐसे देश हैं जो चाइना से कर्ज लेकर खा कर बैठे हैं, इसके इसके हुकूमत को मानते हैं। देखो बात वही है, बात समझने वाली है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में समझने से पहले समझना पड़ेगा कि नालंदा पे कौन कौन ऐसे जो हमारा देश में ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। चीन, चीन के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, चीन के बच्चे आते थे। कोरिया, आज है साउथ कोरिया, आज है नॉर्थ कोरिया। जो किम जून के बारे में आप सुने होंगे, वो नॉर्थ कोरिया का, साउथ कोरिया जो एक लोकतांत्रिक देश है, तो साउथ कोरिया का, चीन का, यहाँ तक जापान, अपने आप को बहुत टेक्नोलॉजी में आगे समझना, जापान से छात्र भारत आते थे पढ़ने का, हमारे नालंदा में आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि नालंदा के जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था, और इतना विद्वान विद्वान लोग भरे पड़े थे नालंदा में। और तुमको बता दूं, मैं आप लोगों को समझा दूं कि नालंदा में जैसे आज आप लोग इंजीनियर बनना है, आप लोगों को इंजीनियर बनना है, या आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, आप लोग नीट और जेई जैसे पेपर देना होता था। उस समय भी नालंदा में प्रवेश के लिए, ज्ञान के लिए, आपको जो दरबान होता था नालंदा विश्वविद्यालय के गेट पे दरबान, वो दरबान आपसे क्वेश्चन पूछता था, और 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन का आप जवाब दोगे फिर आपको एंट्री मिलेगी। मतलब एक प्रकार की उस टाइम भी एक प्रतियोगी परीक्षा थी, एक प्रकार की परीक्षा थी। परीक्षा के माध्यम से, एग्जाम के माध्यम से आप लोग को नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता था। ऐसा नहीं था कि आँख मूंद के जाओ और एडमिशन ले लो, बिल्कुल नहीं। आज से कहीं ज़्यादा कठिन उस टाइम था नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना, और विदेश से छात्र आते थे पढ़ने। बहुत विद्वान विद्वान वहाँ से, बहुत बड़ा बड़ा विद्वान छात्र पढ़े, और यहाँ से निकले भी बहुत बड़े बड़े इनोवेशन हुए। जो शून्य की खोज के बारे में बात करता हूँ, आप सुने होंगे शून्य की खोज। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, कहाँ से थे? नालंदा विश्वविद्यालय से ही थे, एक प्रोफेसर थे। तो देखो, चीन से बहुत प्रकार से बहुत ज़्यादा बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है, अंत होना नहीं चाहिए था। जब पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध होता है, जब पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध होता है, और गौरी के साथ युद्ध के बाद जो गौरी युद्ध होता है, और लगभग 1192 की बात है, 1192 में गौरी पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है, और पृथ्वीराज चौहान की हार होता है, मोहम्मद गौरी विजयी होता है। गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। या बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया जाता है। लगभग 3 महीने तक विश्वविद्यालय आग से झुलसता रहा, जलता रहा। इतना विद्वान, नालंदा की लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लगभग 2 कट्ठा 3 कट्ठा जो भूमि है, उस फील्ड में बना ग्राउंड पे, और वहाँ पे जो पुस्तकालय बना हुआ था, इतना लंबा चौड़ाई में फैला हुआ पुस्तकालय था। जब नालंदा में आग लगा, जब इसको जलाया गया, 3 महीने तक आग जलता रहा, नालंदा का फिर पुनरुद्धार नहीं हो पाया। लेकिन मैं बात करता हूँ आधुनिक काल में आकर, फिर 2010 में बहुत सारा प्रयास के बाद 2010 में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की गई, और राजगीर में, जो राजगीर में है, आज फिर से नालंदा को जिला बचाने की बात चल रही है, और नालंदा विश्वविद्यालय को 2010 में निर्माण किया गया। आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लगभग 2016-17 में इसको फिर से इनोवेट किया गया मोदी जी द्वारा। आई थिंक 16 या 17 हो सकता है, मोदी द्वारा फिर से इसको उद्घाटन किया गया। और फिर नालंदा विश्वविद्यालय, ये इसको संस्था ने 2010 में तो नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना राजगीर में की गई, और लगभग 16-17 से इसकी जो सेशन है शायद स्टार्ट हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय, जो आधुनिक नालंदा है। प्राचीन नालंदा की बात नहीं कर रहा हूँ, आधुनिक नालंदा। अब कन्फ्यूज मत होना, आधुनिक नालंदा, उस नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को वापस दिलाने के लिए इस पर हम काम कर रहे हैं। तो देखो, इतनी चीज़ें ध्यान रखना, किसने विध्वंस किया और क्या मैटर था। अब नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ महान आचार्य थे। आज के टाइम हम इसको प्रोफेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेसर कहते हैं, प्रोफेसर साहब। बहुत बड़े, जैसे आचार्य धर्मपाल, योगाचार, माध्यमिक दर्शन के महान विद्वान थे। अगर आचार्य शिलभद्र की बात करूँ, यही शिलभद्र है, जो चीन का चीनी एक नागरिक था जिसका नाम था हेनशांग, जो हर्षवर्धन के समय आया था। सॉरी, हेनशांग, जो हर्षवर्धन के समय आया था। इसको शिक्षा किसने दी थी? इसी शिलभद्र ने दी थी। और शिलभद्र कौन थे? योगाचार के बहुत बड़ा आचार्य थे, और इन्होंने चीनी यात्री हेनशांग की शिक्षा दी थी। मतलब हेनशांग के गुरु थे शिलभद्र। अब पहले के क्वेश्चन में बन चुका है PYQ, अब देखोगे PYQ देखोगे, क्वेश्चन बन चुका है। आर्यभट्ट कौन थे? जिसने शून्य की खोज की। खगोल शास्त्री थे, गणित के महान विद्वान थे। आर्यभट्टिया के रचयिता भी थे। इनका पुस्तक है आर्यभट्टिया को या आर्यभट्टियम को, इसके रचयिता थे। हेतु विद्या, बौद्ध तर्क के महान जनक कौन थे? दिगाग्रे।
ये भी कहाँ थे? नालंदा विश्वविद्यालय। मतलब बहुत महान महान पाठ्यक्रम में वेद, दर्शन, चिकित्सा, खगोल, तर्कशास्त्र, व्याकरण, बौद्ध ग्रंथ आदि के लगभग 18 प्लस ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसका ज्ञान मिलता था हमें नालंदा में। देखो ध्यान रखना, मैं उसको फ्रेश कर दे रहा हूँ क्या, शायद आप लोग देख नहीं पा, बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी आई है। नालंदा विश्वविद्यालय में, इसमें 5 स्टार लगाओ। नालंदा विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का केंद्र था, वेद की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा मतलब क्या, डॉक्टरी की पढ़ाई की जाती थी, खगोल मतलब हमारे देश में सूर्य, चंद्रमा, मंगल के बारे में पढ़ाया जाता था, तर्कशास्त्र के बारे में, रीजनिंग, आज इसको लॉजिक कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं, उसकी शिक्षा दी जाती, व्याकरण के बारे में बताया जाता, बौद्ध ग्रंथ के बारे में पढ़ाया जाता था। बहुत महान एक विद्यालय था। इसके बाद एक विद्यालय की हम बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो लगभग इसकी स्थापना लगभग 8वीं शताब्दी में, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में एक पाल शासक था, धर्मपाल, एक पाल शासक था, धर्मपाल नामक शासक ने इसकी स्थापना की थी 8वीं शताब्दी में। पाल वंश का महान शासक हुआ, जो पाल वंश का एक महान शासक हुआ धर्मपाल, इसने 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की। और नालंदा के समकक्ष था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। लेकिन विक्रमशिला कहाँ था? जो वर्तमान समय में अगर बात करता हूँ तो जो भागलपुर है, भागलपुर जिला है, उसी के आसपास फैला हुआ था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। गंगा नदी के तट पे स्थित था और बहुत ही महान विश्वविद्यालय हुआ। इसका प्रमुख जो लगभग बहुत ही इसमें जो संरचना बात की, 107 मंदिर और 7 महाविहार, प्रमुख विहार के केंद्र भी था, क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। देखो नालंदा भी जुड़ा हुआ था, विक्रमशिला भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। तिब्बत के साथ गहन संबंध था। अतीश दीपांकर यहाँ एक शिक्षित हुए। अतीश दीपांकर मतलब यहाँ के विद्यार्थी थे, नाम याद रखना, अतीश दीपांकर यहाँ के विद्यार्थी थे। 107 मंदिर, 6 महाविहार, बहुत ही बड़ा एक विश्वविद्यालय था। बस याद रखना कि संस्थापक कौन था, लोकेशन क्या है। क्वेश्चन पूछता है कि लोकेशन के बारे में पूछ देगा, संस्थापक के बारे में पूछता है, धर्मपाल नामक जो संस्थापक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछ देगा, इतना क्वेश्चन बनता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षा में ब्रज्यान बौद्ध धर्म, ब्रज्यान वही शाखा है। देखो मैं बौद्ध धर्म को पढ़ाया था, 3 शाखा के बारे में बताया था। एक होता है हीनयान, दूसरा है महायान, तीसरा है ब्रजयान। वही ब्रजयान है जिसमें जोगा टोना के बारे में बात की गई है, जो भारत में कहाँ फैला हुआ है इस टाइम नेपाल, भूटान, इन क्षेत्रों में जो फैला हुआ है ब्रजयान की शाखा है, जहाँ पर बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। कालचक्र तंत्र, बहुत सारे तंत्र के साहित्यिक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे गए इसमें। देखो यहाँ पे मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ, शायद कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे इसको ऐसे करो। तंत्र के बारे में, गुप्त मंत्र के बारे में विद्या दी जाती थी। तिब्बत में प्रसार था इसका। अतीश दीपंकर ने तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार किया, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में सबको पता। तिब्बत में ब्रजयान शाखा का, देखो चीन में जो चीन था बौद्ध धर्म का महायान शाखा था, चीन में महायान शाखा था। लेकिन आज का जो तिब्बत है, तिब्बत चीन का पार्ट हो गया, लेकिन पहले चीन का पार्ट नहीं था, अलग ही स्वतंत्र रूप से था। यहाँ पे ब्रजयान, बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा था। 12वीं शताब्दी के आसपास बख्तियार खिलजी ने नालंदा को विध्वंस किया। देखो नालंदा के साथ बख्तियार ने विक्रमशिला को भी बर्बाद कर दिया, विनाश कर दिया। देखो दोनों में अंतर अगर क्वेश्चन पूछता है तो समझ लो। एक जो विक्रमशिला था, इसके 8वीं शताब्दी में स्थापना होता है। आज जो नालंदा था, इसकी 5वीं शताब्दी में स्थापना होता है। इसका संस्थापक धर्मपाल था। नालंदा का संस्थापक कुमारगुप्त था। ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। ये बिहार के राजगीर के पास स्थित है। तांत्रिक जो विक्रमशिला था, तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ पे इतना सारा, मतलब जो इसमें मूल अंतर है मैं इसको बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे तर्क खगोल ज्ञान दीजिए। इसमें 107 मंदिर हैं, 6 मठ हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिब्बती संबंध था इसमें। एक जो 93 में, मतलब 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा इसको पतन किया गया, और 12वीं शताब्दी के आसपास इसका भी पतन हो गया, दोनों का पतन हो गया। और याद रखना जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने 2016 में क्या किया, नालंदा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। क्वेश्चन बन चुका है, और पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, अब बनेगा भी। अब बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं कि देखो पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं कि पीवाईक्यू क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है। 65 पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू देख लेते हैं हम लोग। देख लो, बीपीएससी ने जो 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ पे है, बिहार के राजगीर में। 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल थे। यहाँ देखो
67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा को यूनेस्को टैग कब मिला, 2016 में मिला। पता ना नालंदा को कब जलाया, बख्तियार खिलजी ने कब जलाया, 1193 में जलाया। यहाँ देखो, संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त धर्मपाल। इतनी इतनी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे। देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं, आप देखो एग्ज़ाम के पॉइंट से अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू देखो, टाइमलाइन याद रखो, तुलना करके अध्ययन करो और संस्थापक के बारे में भी ध्यान रखो। इतना कर लोगे तो कुछ हो जाएगा। और इससे जगह आपको टीआरई देना है, अगर टीआरई आपको देना है, टीआरई 4.0 में आपका अपना एक सीट आप चाहते हो कि एक सीट आपको कन्फर्म आपको मिले, तो देखो कुछ कुछ बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ हम लोग अगर जो टीचर पढ़ा रहा है वो कहीं आपसे ज़्यादा अनुभवी है, तो उसके बारे में आप ध्यान रखोगे, जो बता रहा है वो करोगे, तो हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि आप मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग चलो, और आपका जो तैयारी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ पास होगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।